5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताता है कि टोटल इनकम किस एसएससी के केस में कितनी इंडिया में टैक्सेबल है। अगर कोई इनकम रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, ये इंडिया में रिसीव हो चुकी है, कोई भी पर्सन हो, इस केस में टैक्सेबल हो जाएगी। और जो इनकम अक्रू या अराइज इन इंडिया है या डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, ये भी इंडिया में टैक्सेबल है। अब ये जो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, ये इनकम कौन कौन सी होती है, ये बात सेक्शन 9 में डिफाइंड है। सेक्शन 9 होता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के लिए, जिसके अंदर बड़े सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए हैं कि इस केस में, किसी पर्टिकुलर केस में इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी। आरओआर, आरएनओआर, नॉन रेजिडेंट के केस में इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। सिर्फ वो इनकम जो कि इंडिया के बाहर से कमाई जा रही है, वो विदेशी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन इंडियन की विदेशी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। आरएनओआर की सिर्फ तब टैक्सेबल होगी जब इसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया से है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक केस बताता हूं, जो केस आज से कई साल पहले 2012 में एक फेमस इशू जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे डिसाइड हुआ और जिसने इंडिया की जो इमेज थी एक इंटरनेशनल मार्केट में नेगेटिव इमेज बना दी। कैसे? देखिए, एक कंपनी है HTIL, ठीक है, HTIL ये कंपनी बनी हुई है हांगकांग में। इस कंपनी ने, ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है। इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहां? एक दूसरी कंपनी में, इसका नाम है CGP। और CGP ये कंपनी कहां है? मॉरिशस में। ये कंपनी जो मॉरिशस में है, इसकी बैलेंस शीट कैसी है? ये अपनी बैलेंस शीट दिखाती है और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर है, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का, तो सारा पैसा यहां मॉरिशस में आ गया। और मॉरिशस में ये जो कंपनी है, ये कोई काम नहीं करती, इसका अपना कोई बिजनेस नहीं है। इस कंपनी ने इंडियन कंपनी में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट इन हचिसन, पूरा 10,000 करोड़, यानी कि एक इंडियन बिजनेस है, इंडियन टेलीकॉम बिजनेस है। और इसकी जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो इसमें साफ साफ दिखाई देता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इस कंपनी से आ गई 10,000 करोड़ की। ऑल्दो इसने अपना 100% यहां पे लगा रखा है, लेकिन इस कंपनी के अंदर एक और पार्टनर भी है, SR। हचिसन के साथ में एक और पार्टनर भी है, SR, जिसका अपना 5,000 करोड़ रुपए का शेयर है। तो ऑटोमेटिक टोटल 15 हो गया, 5 उसका, 10 इसका, और 15 में से 10 इसका है। इसका मतलब 2/3 हिस्सा हज के पास में, ठीक है, 2/3 हज का है और 1/3 SR का है। मैं आपको 2012 का जो केस बता रहा हूं, ये वोडाफोन का केस है। एक कंपनी है वोडाफोन, इनकॉर्पोरेटेड इन द नीदरलैंड। और ये जो कंपनी है, इस हच बिजनेस को, इंडियन टेलीकॉम बिजनेस को एक्वायर करना चाहती है। ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और ये बिजनेस चूंकि अच्छा चल रहा है तो ये इसी को एक्वायर करना चाहती है। वोडाफोन अपनी एक ये भी इसी सेक्टर में काम कर रही है।
अगर डायरेक्टली इसे इस बिजनेस को एक्वायर करना है तो इसे क्या करना चाहिए था? वोडाफोन को अगर ये शेयर मिल जाएं तो हज कंट्रोल में आ जाएगी। जो हज के 2/3 शेयर, 2/3 हिस्सा जो यहां पे रखा हुआ है, अगर ये वोडाफोन को मिल जाए तो हज कंट्रोल में आ जाएगी। और हज को जैसे ही हज के शेयर वोडाफोन खरीदता है, अब बताइए क्या होगा? यहां पर कैपिटल गेन इंपोज होगा। कैसे? सीजीपी मॉरिशस जो कंपनी है, सीजीपी मॉरिशस जो मॉरिशस में जो बनी हुई कंपनी है, ये क्या सेल कर रही है? इंडियन असेट, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। एंड सिंस दिस इज द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो दिस इज बीइंग एन इंडियन एसेट। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूं इंडियन एसेट। ये इंडियन एसेट है। ठीक, इंडियन एसेट को अगर वोडाफोन खरीदेगा तो इसका मतलब मॉरिशस में बैठी एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एक इंडियन एसेट को किसी दूसरे विदेशी को जैसे बेचती, एक विदेशी दूसरे विदेशी को इंडियन एसेट बेच रहा है, तो टैक्स इंडिया में लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एज यू नो वेरी वेल कि वोडाफोन ने ऐसा नहीं किया था। वोडाफोन ने इस इंडियन एसेट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था? इसके शेयर खरीदे थे। मतलब इस कंपनी को कंट्रोल कर लिया तो इसको कंट्रोल करने से ये इंडियन एसेट कंट्रोल में आ गई और अल्टीमेटली ये बिजनेस कंट्रोल में आ गया। ठीक, तो वोडाफोन ने जब सीजीपी के शेयर्स परचेज किए तो सेल क्या हुआ? सीजीपी की एसेट। अब क्वेश्चन यह है कि सीजीपी के शेयर तो मॉरिशस कंपनी के शेयर हैं, और अगर ये मॉरिशस कंपनी के शेयर हैं तो अगर ये मॉरिशस कंपनी के शेयर हैं तो दिस इज नॉट एन इंडियन एसेट। और टैक्स जो इंडिया को मिलने वाला था कहां चला गया? मॉरिशस। वो टैक्स मॉरिशस चला गया। अब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन 2012 में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, इसके अंदर और थोड़ा सा डिटेल में घुसते हैं, जरा समझिए। अगर ये इंडियन एसेट नहीं है तो इसका मतलब ये टैक्स इंडिया में नहीं लग सकता, और वोडाफोन और जो सेलर था सीजीपी, पहले सीजीपी को टैक्स देना पड़ता था इंडिया को। अब हांगकांग कंपनी टैक्स देगी बिकॉज सेलर इज हांगकांग कंपनी, और हांगकांग कंपनी टैक्स देगी किसको? मॉरिशस गवर्नमेंट को, बिकॉज उसने मॉरिशस की कंपनी के शेयर बेचे हैं। हालांकि वोडाफोन की लायबिलिटी सिर्फ इसमें टीडीएस को डिडक्ट करने की थी, तो वोडाफोन सिर्फ इस वजह से फंसा था। अल्टीमेटली लायबिलिटी या तो सीजीपी की बन रही थी या फिर बन रही थी एचटीआईएल की। इसमें वोडाफोन की कोई लायबिलिटी नहीं थी एक्सेप्ट बट द डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो वोडाफोन तो टीडीएस के चक्कर में फंसा था। अब इशू जरा ध्यान से समझिए। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया दैट वाज वेरी मच क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट एन इंडियन एसेट, तो देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट इंपोज द कैपिटल गेन टैक्स। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट इंपोज द कैपिटल गेन टैक्स ऑन सच ए ट्रांजैक्शन। लेकिन 2012 में इस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की, और फाइनेंस एक्ट 2012 से कई जगह अमेंडमेंट की गई। सेक्शन 9 में अमेंडमेंट की गई, सेक्शन 45 में अमेंडमेंट की गई, कैपिटल गेन में अमेंडमेंट हुई, और यह अमेंडमेंट करके इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया कि इस आइटम जो सीजीपी के शेयर हैं इसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमारे यहां पे जो सेक्शन है वो है इनकम डीम्ड टू अक्रू या अराइज इन इंडिया। यह है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इसके अंदर भी अमेंडमेंट हुई थी फाइनेंस एक्ट 2012 से इस इशू को कवर करने के लिए। यह इशू तो पुराना हो गया,
लेकिन इस इशू को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पर जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की, उन एक्सप्लेनेशन के इंसर्ट करने से एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई, और ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1961, जब से इनकम टैक्स शुरू हुआ था तब से रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई, और ये जो असेट थी विच वॉज नॉट इंडियन असेट, इसको डीम्ड इंडियन असेट बना दिया गया, और इसको डीम्ड इंडियन असेट कैसे बनाया गया? बाय इंसर्टिंग एन एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 9, और इसके ऊपर इंडिया में टैक्स अब कलेक्ट किया जाता है। रीजन क्या दिया गया? यह बात तो बिल्कुल सही है कि दिस इज एन इंडियन असेट, इसको बेचता तो टैक्स इंडिया में लगता, लेकिन इसको बेचने पे जो मॉरिशस कंपनी की एसेट है, जो मॉरिशस की एसेट है, उसको भी गवर्नमेंट कह रही है कि इसको भी बेचोगे तो टैक्स इंडिया में लगेगा, बिकॉज इंडियन एसेट और नॉट डीम्ड फ्रॉम राइट नाउ, इट इज डीम्ड फ्रॉम 1/4/1961. It is deemed from 1/4/1961 that the shares of CGP company, which was actually the shares registered in the Mauritius, but they will be considered to be the Indian asset. The reason is, since the shares derives their value because of Indian asset, which is located in India. यानी कि दूसरे शब्दों में इस बात को फिर से समझिए, इंडिया में यह बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, यह बिजनेस ग्रो कर रहा है, दिस कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और इस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। इस कंपनी के बिजनेस ग्रो करने की वजह से, यहां पर प्रॉफिट होने की वजह से इस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ी, इसके शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से इसकी एसेट बढ़ी, इसकी एसेट बढ़ने की वजह से ही तो यह शेयर की कीमत बढ़ी। नहीं तो इस कंपनी में था क्या? कुछ भी तो नहीं, नो बिजनेस एट ऑल। 1 रुपए की सेल परचेज ये लोग करते नहीं। दिस कंपनी इज जस्ट अ शेल कंपनी, फर्जी कंपनी क्रिएट की गई थी मॉरिशस में, जस्ट टू रूट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हांगकांग टू इंडिया। और रूट क्या पकड़ा गया? मॉरिशस का। मॉरिशस के रूट से इंडिया में पैसा लाया गया बाय क्रिएटिंग अ शेल कंपनी इन मॉरिशस, और इससे यह लगने लगा कि जो शेयर है वो शेयर एक्चुअली इंडिया के नहीं, मॉरिशस के हैं। अगर ये कंपनी ना होती जो बीच में शेल कंपनी बनाएगी, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता। ठीक है, तो देयरफॉर ये सब कुछ वेल प्लान्ड है, ऐसा कुछ नहीं है बाई चांस हुआ, इट वाज ऑल वेल प्लान्ड। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके कहा सेक्शन 9 में कि दिस इज अ डीम्ड इंडियन एसेट, और इस डीम्ड इंडियन एसेट को हम इंडिया में लोकेटेड मान लेंगे। क्यों? बिकॉज दिस इंडियन एसेट, यानी कि दिस डीम्ड इंडियन एसेट डिराइव्स देयर वैल्यू, इसकी पैसे, इसकी कीमत कहां से बढ़ रही है? दिस डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जरा समझिए, जैसे ही ये अमेंडमेंट आई एंड द अमेंडमेंट वाज रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1/4/1961, जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, इसे मजा आ गया। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या किया होगा इस केस में? तो डेफिनेटली एक वेल प्लान्ड फ्रॉड हो रहा था, वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके तहत इंडिया को चूना लगाया जा रहा था कई हजार करोड़ रुपए के टैक्स का, जिसको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और अमेंडमेंट कर दी। इस अमेंडमेंट के करने से गवर्नमेंट की बाद में किरकिरी भी हुई। इशू सिर्फ यह था कि रिट्रोस्पेक्टिव क्यों किया? करना था तो प्रोस्पेक्टिव करते, पीछे से क्यों किया? आपके टैक्स लॉज में कमी है तो आपको सुधारना चाहिए। जब मैंने कर लिया तो अब आप जो है टैक्स प्लानिंग करने के बाद में अब आप मुझे फंसा रहे हो, क्योंकि जब रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आएगी तब तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस केस में गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2012 से अमेंडमेंट की, उस अमेंडमेंट की वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर ने अब इन केसेस को पकड़ना शुरू किया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने, अब जरा ध्यान से समझिएगा, आज की डेट में कोई भी कंपनी जो मान लीजिए हांगकांग कंपनी की तरह है और इसने इंडिया में, इसने मॉरिशस में कोई भी कंपनी क्रिएट करी,
अब मॉरिशस में कंपनी क्रिएट करी और क्रिएट करने के बाद में इसको बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया में पैसा रूट किया, ठीक। बाद में मॉरिशस कंपनी के शेयर को हांगकांग कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को बेचा, लेकिन कितना? सिर्फ 2% शेयर बेचा। यहां पर सारे शेयर बेच दिए थे, यानी कि पूरा 2/3 कंट्रोल बेच दिया गया था। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर आप सारे शेयर नहीं बेचे, सिर्फ 2%, 5% शेयर बेचे। अब 2%, 5% शेयर बेचे। अब डीम्ड इंडियन असेट मतलब डीम्ड इंडियन असेट, ठीक है। डीम्ड इंडियन असेट का मतलब तो हर तरीके से एसेट इंडियन ही है। अब चाहे 2% बेचो, 1% बेचो या 50% बेचो, हर हाल में टैक्स तो इंडिया में ही देना पड़ेगा। अब एओज ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने वो सारे केसेस ओपन करना शुरू कर दीजिए जिन केसेस में ऐसा हुआ था, चाहे वो केसेस छोटे थे या बड़े थे। गवर्नमेंट ने इस केस में जो अमेंडमेंट की थी, उन अमेंडमेंट को करने के पीछे जो इंटेंशन रही थी वो ये कि यहां पर इस पूरी कंपनी का कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा था, पूरा कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा था। पूरी 10,000 करोड़ रुपए की जो इंडियन एसेट्स थी उनके ऊपर कंट्रोल जा रहा था। यहां पर कोई 1, 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपए की बात नहीं थी, या 1, 2, 5, 10% की भी बात नहीं थी। 100% कंट्रोल जो था वो जा रहा था, पूरी कंपनी टेक ओवर की जा रही थी। लेकिन जब एओज ने देखा कि अगर ये डीम्ड इंडियन एसेट है तो इसका मतलब चाहे ये 1% बिके या 2% या 100%, हर केस में ये इंडियन एसेट है, तो इसको मतलब इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट ने इन केसेस को रिस्ट्रिक्ट किया, बिकॉज इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से बहुत सारे केसेस रीओपन हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर 6 और 7 इंट्रोड्यूस करी। फाइनेंस एक्ट 2015 से 2 नई एक्सप्लेनेशन आई, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 और 7, जिसमें इस जो अमेंडमेंट 2012 में हुई थी उसके स्कोप को 2015 में क्लैरिफाई किया गया कि उन्होंने 2012 में जो अमेंडमेंट की थी उस अमेंडमेंट से वो क्या बताना चाहते थे और किस तरीके की कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाना चाहते थे। यह बात 3 साल बाद उन्हें जब दिक्कत महसूस हुई तो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 और 7 को इंट्रोड्यूस करके 2015 से इस स्कोप को क्लैरिफाई किया गया। अब यह आपको देखना है पेज नंबर 6 के ऊपर सेक्शन नंबर 911। सेक्शन नंबर 9 होता है इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया। इसी में एक्सप्लेनेशन नंबर 5 इंट्रोड्यूस की गई थी, उसी के स्कोप को क्लैरिफाई करने के लिए 6 और 7 इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पढ़िए, 9(1) is a deeming provision specifying the income which shall be deemed to accrue or arise in India. 9(1) के हिसाब से all income accruing or arising whether directly or indirectly or from any business connection in India or through any property in India or through or from any asset or a source of income in India or through the transfer of a capital asset situated in India shall be deemed to accrue or arise in India. Finance Act 2012 had inserted explanation number 5 in section 911 with retrospective effect from 1/4/1962 to clarify that an asset or a capital asset being any share or interest in a company, amendment क्या आई थी? An asset or a capital asset being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India. ध्यान से पढ़िएगा फिर से इधर देखते हुए, clarify that an asset or capital asset being any share, इसकी बात हो रही है, ये शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सीजीपी, shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India। यानी कि सीजीपी के शेयर जो रखे हैं ये मॉरिशस में नहीं, shall always be deemed to be situated in India if the share or interest derives directly or indirectly its value। इस शेयर की वैल्यू कहां से निकल रही है? Substantially from the assets located in India। ठीक है, तो ये जो आखिरी वाली लाइन है, derive its value substantially from the assets located in India, इसके ऊपर भी बड़ा कंफ्यूजन है। substantially का मतलब क्या?
सब्सटेंशियली का मतलब मेजॉरिटी, इन जनरल लैंग्वेज ये माना जाता है, बट वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन द लॉ कि हाउ मच। सब्सटेंशियली कब कहेंगे कि ये जो शेयर हैं ये कितनी परसेंट इंडियन एसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये मान लिया जाएगा कि दिस एसेट इज एन इंडियन एसेट। क्योंकि इस केस में तो ऐसा था कि मामला 100-100 का था कि 10,000 करोड़ आया, 10,000 करोड़ गया। मान लो अगर ऐसा होता कि 10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ यहां पर हज में लग रहे होते और 2,000 करोड़ किसी दूसरी फॉरेन कंपनी में लग रहे होते, और तब ये पूरे 10,000 करोड़ शेयर बेचे गए होते, तब क्या होता? तब तो डाउट हो जाता कि फिर तो इन 10,000 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं उनसे जो कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है वो ना सिर्फ इंडियन कंपनी का ट्रांसफर हो रहा है बल्कि किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट का भी ट्रांसफर हो रहा है। अब कंफ्यूजन हो जाएगी क्या कि पता नहीं ये जो शेयर है वेदर इट डिराइव्स इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो अभी भी यहां पर कंफ्यूजन का स्कोप है कि how do you come to know that this asset derive its value substantially from the assets located in India? Now this needs to be clarified, and for this purpose explanation number 6 and 7 has been inserted to clarify the scope of explanation number 5, which has been inserted in the Finance Act 2012. तो अब ये स्कोप कैसे क्लैरिफाई किया गया? गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2012 में ही यह दिक्कत महसूस कर ली थी कि इसके ऊपर क्वेश्चन रेज होगा, और 2012 में ही गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, और ये एक्सपर्ट कमेटी डॉक्टर पार्थसारथी सोम की चेयरमैनशिप के अंदर में हुई, और इसको सोम कमेटी भी कहा जाता है। तो पार्थसारथी सोम, और इनकी न सिर्फ ये कमेटी है बल्कि इनकी एक और गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई हुई है, और इनकम टैक्स में अगले कुछ सालों में जो भी चेंजेस होने वाले हैं या हो रहे हैं, ये सब मेजॉरिटी जो रिकमेंडेशंस है वो सब डॉक्टर पार्थसारथी सोम की रिकमेंडेशंस के ऊपर हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है आपको, taking into account the concerns raised by the various stakeholders regarding the scope and the impact of amendment made by Finance Act 2012, including inter alia explanation number 5 of section 911, an expert committee under the chairmanship of Dr. Pathasarathi Shom was constituted by the government on the basis of recommendation of the expert committee. Finance Act 2015 has inserted explanation number 6 and 7 to clarify the provisions of explanation 5. ठीक है, अब आपको समझना है कि एक्चुअल अमेंडमेंट क्या है। अभी तक तो मैं इतनी देर से आपको सिर्फ और सिर्फ इस अमेंडमेंट के आने का कारण समझा रहा था कि व्हाट वाज द रीजन। ये बेसिक था, बैकग्राउंड मटेरियल था, असली अमेंडमेंट अब शुरू होती है। अमेंडमेंट क्या है? एक्सप्लेनेशन नंबर 6 आपको पॉइंट नंबर 5 में दी गई है, पढ़िए। Explanation 6 provides that the share or interest in a company or entity registered outside India, ठीक है, shall be deemed to derive its value substantially from the assets, whether tangible or intangible, located in India, if on specified date the value of Indian asset exceeds the amount of rupees 10 crore and represent at least 50% of the value of all asset owned by the company or entity as the case may be. अब आपको इस अमेंडमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस जरा ध्यान से समझने हैं। मैं चूंकि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आती रहें, इसलिए मैं कुछ चीजें अंडरलाइन करवा रहा हूं और उनको लिखिएगा, और एग्जैक्टली यही मीनिंग आपको हर जगह निकालना है, नहीं तो ये जो वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है इससे बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 पॉइंट नंबर 5 में प्रोवाइड्स दैट शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अंडरलाइन करें सिर्फ उतना जितना मैं बता रहा हूं, कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ इतना अंडरलाइन करें। कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बताइए किस कंपनी की बात हो रही है?
लिखिए CGP, दिस इज द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि CGP के शेयर की बात हो रही है। शैल बी डीम्ड टू डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। इसके शेयर की वैल्यू इंडियन एसेट से डिराइव्ड मानी जाएगी। कब? इफ ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अभी मतलब समझेंगे स्पेसिफाइड डेट क्या होती है। किसी पर्टिकुलर तारीख को वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट, ये वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ 10 करोड़। पहली कंडीशन समझ में आई। इंडियन एसेट की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा हो। अभी लिखेगा मत, अभी लिखेगा मत। वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा हो, यानी कि पहला जो कंक्लूजन निकल रहा है, 10 करोड़ या उसके अंदर के केसेस को गवर्नमेंट ने वैसे ही छोड़ दिया, यानी कि छोटे मोटे केसेस पे हाथ नहीं डाल रहे। 10 करोड़, क्योंकि यहां मैटर 10 नहीं 10,000 करोड़ का था। 10 करोड़ या उससे नीचे के जितने भी केसेस हैं उनको गवर्नमेंट ने वैसे ही छोड़ दिया है। जहां जहां एसेट 10 करोड़ से ऊपर की हुई वहां वहां हाथ डालेंगे। अब उनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा हो, इसका क्या मतलब है? इंडियन जो एसेट है इसकी कौन सी वैल्यू और किस दिन की वैल्यू? किस दिन की वैल्यू अभी हम पढ़ेंगे, स्पेसिफाइड डेट है, बट कौन सी वैल्यू? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू या परचेज कॉस्ट? कौन सी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा हो? वैल्यू से क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ एन एसेट, नीचे मैंने आपको इसमें जो दी गई टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन नीचे दे रखी है पॉइंट नंबर 6 में। इसमें पहले पॉइंट में लिखा हुआ है वैल्यू का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट विदाउट रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो बहुत ध्यान से सोच के बताइए, वैल्यू तो स्पेसिफाइड डेट को ही निकलेगी, लेकिन वैल्यू का मतलब यहां पर है फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक, लेकिन ये फेयर मार्केट वैल्यू, लेट सपोज मैंने ये जो एसेट खरीदी थी बैंक से लोन लेके खरीदी थी 2000 करोड़। मैंने बैंक से लोन लिया था 2000 करोड़ का और कैपिटल 8000 करोड़ लगाई थी और 10,000 करोड़ रुपए मैंने लगा दिया। अब वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट में एसएससी क्या कहेगा? सर 10,000 करोड़ रुपए की एसेट तो है, लेकिन इसके अगेंस्ट में 2000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी भी है, तो मेरी नेट एसेट तो 8000 करोड़ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है ना, वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट का मतलब क्या? एफएमवी ऑफ टोटल इंडियन एसेट विदाउट रिडक्शन ऑफ एनी लायबिलिटी। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने इसके लिए लोन ले रखा है या नहीं। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो ऊपर आप पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 5 के अंदर, तो वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ एंड लिखा है, यानी कि इसके साथ में भी कुछ देखना है। और क्या? एंड वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट, यानी कि यही रिप्रेजेंट करेगी एटलीस्ट मिनिमम 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ओन्ड बाय द कंपनी और एंटिटी एज द केस में बी। वैल्यू जो इसकी है, जो भी इसकी एफएमवी है, ये कितनी है? मिनिमम 50% है। ये किसके? मिनिमम 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट।
ऑफ वैल्यू का मतलब यहां पर एफएमवी होगी, एफएमवी ऑफ ऑल एसेट्स। तो बताइए क्या इसका मतलब यह है कि इसकी बैलेंस शीट में जो निकलेगा उसकी टोटल एफएमवी निकाल लेंगे और उसकी टोटल एफएमवी निकालने के बाद में जो इंडियन एसेट है वो मिनिमम 50% होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया आपसे थोड़ी देर पहले भी कि टोटल एसेट अगर 10,000 करोड़ थी, इसमें से 8,000 करोड़ तो मैंने इंडियन बिजनेस में लगा रखी थी और 2,000 करोड़ किसी दूसरे बिजनेस में लगा रखी थी। तो टोटल एफएमवी इज 10,000 करोड़, जिसमें से इंडियन एसेट 80% है, मिनिमम 50% रिप्रेजेंट करनी चाहिए, तो कंडीशन क्वालिफाई कर रही है। तो गवर्नमेंट, इसका मतलब अब दो बातें समझ में आ गई। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 दो बातें बताना चाह रही है कि हम सिर्फ उन केसेस को पकड़ रहे हैं जिन केसेस में 10 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एफएमवी ऑफ इंडियन एसेट 10 करोड़ से ज्यादा है, और दूसरा ये जो 10 करोड़ या उससे ज्यादा की एसेट है ये मिनिमम 50% है ऑफ टोटल एसेट, ये मिनिमम 50% है ऑफ टोटल एसेट। बिकॉज अभी आप देखोगे कि अगर ये 50% से ज्यादा है और इसके शेयर बेचे जा रहे हैं तो इसका मतलब मेजॉरिटी इंडियन एसेट्स की आ रही है। बात समझ में आ रही? इसी वजह से तो हम लोग कह रहे थे ना सब्सटेंशियली। हाउ कैन यू से कि दैट दिस डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया? बिकॉज इधर मेजॉरिटी एसेट इंडिया की है। टोटल की एफएमवी में 50%, मिनिमम 50 है, यानी कि 50 या उससे ज्यादा ही होगा। मिनिमम 50 है तो 50 या उससे ज्यादा इधर इंडियन एसेट है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया कि इसके शेयर की मेजॉरिटी वैल्यू कहां से आ जाएगी? इंडियन एसेट से आ जाएगी। तो हम सिर्फ उन केसेस को पकड़ेंगे जहां पर इंडियन एसेट्स की वैल्यू मिनिमम 50 या उससे ज्यादा है। मान लो अगर ऐसे ही किसी केस में 40% वैल्यू एफएमवी इंडियन एसेट से आ रही होती तो आप कहीं नहीं सकते थे कि इसकी वैल्यू सब्सटेंशियली इंडियन एसेट से आ रही है। फिर अगर ये बिक भी रहा होता, अगर ये शेयर बिक भी जाते तो भी हम नहीं पकड़ सकते। क्यों? और यही तो कंफ्यूजन थी जो फाइनेंस एक्ट 2015 के पहले प्रिवेल कर रही थी, जो अब कंफ्यूजन खत्म हो गई कि ये सब्सटेंशियली तब कहा जाएगा जब इधर आधे से ज्यादा एफएमवी इंडियन एसेट की है, तभी इसकी वैल्यू सब्सटेंशियली इंडियन एसेट से आएगी। ठीक है, ये तो स्कोप क्लैरिफाई हुआ एक्सप्लेनेशन नंबर 6 का, लेकिन अभी इसमें कुछ टर्म्स को जानना बाकी है। ये जो एफएमवी निकाली जा रही है ये किस दिन की निकाली जा रही है? आपसे कहा गया ये जो एफएमवी है ये स्पेसिफाइड डेट को निकाली जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी तारीख है जिस दिन एफएमवी निकाली जाएगी, बिकॉज अलग अलग डेट को वैल्यू अलग अलग होती है। इट कुड बी 31 मार्च और अदर डेट। अब क्या इनकी क्लोजिंग डेट ले लें? देखिए, क्लोजिंग डेट अगर आप लेते हैं तो ये इंडियन कंपनी तो है नहीं, और अगर ये इंडियन कंपनी नहीं है तो ये इंडियन कंपनी लॉ के हिसाब से बुक्स भी क्लोज नहीं कर रही होगी। हो सकता है ये बुक्स अपनी 31 दिसंबर को क्लोज कर रही हो या फिर किसी दूसरे दिन, डिपेंडिंग अपॉन कि इस कंपनी के कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस कंट्री के कंपनीज एक्ट में जो लिखा होगा उसके हिसाब से इसकी बुक्स क्लोज होती होंगी। तो गवर्नमेंट ने इस स्पेसिफाइड डेट का मतलब बताया कि आखिर वो कौन सी डेट है जिस दिन हम सीजीपी यानी कि मॉरिशस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे। स्पेसिफाइड डेट सेकेंड कॉलम में दे रखी है, द डेट ऑन विच द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी और एज द केस बी एंटिटी एंड्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर और एन इंटरेस्ट। सिंपली सेइंग, जिस दिन इस कंपनी के शेयर बेचे गए, जिस दिन वोडाफोन ने इस कंपनी के शेयर हांगकांग से खरीदे, उस दिन के पीछे आ जाओ और उसके पिछले वाले वर्ष में जो अकाउंटिंग पीरियड जहां पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, उस दिन की वैल्यू लेनी है। से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि वोडाफोन ने 1/1/16 को ये सेल करिए, वोडाफोन ने परचेज किया 1/1/16 को, तो इस कंपनी के शेयर 1/1/16 को बिके, तो इसके पिछले जो अकाउंटिंग पीरियड जहां पे क्लोज हो रहा था, फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, अकाउंटिंग पीरियड लिखा हुआ है, मीनिंग
क्या है अभी आगे और क्लैरिफाई होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को क्लोज हो रहा था, तो इसका मतलब 31 मार्च 2015 को वैल्यूएशन होगी, और 31 मार्च 2015 को वैल्यूएशन करके देखेंगे कि ये 50% से ज्यादा रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि 31 मार्च 2015 को वैल्यूएशन हो रही है और उस दिन ये 50% से कम है, उस दिन ये इंडियन एसेट 50% से कम है, मान लीजिए 40% है, तो अब बच के निकल गए। एक्चुअल सेल किस दिन हो रही है? 1/1/16 को। 31/3/2015 से अभी 9 महीने आगे जाके सेल हुई, लेकिन मैंने एफएमवी ली है 9 महीने पीछे की। बताइए इस 9 महीने के अंदर वैल्यू बढ़ सकती है कि नहीं? 9 महीने पहले तो वो 40% थी, लेकिन इस 9 महीने के दौरान वैल्यू बढ़ के 1 जनवरी को हो सकता है मोर देन 50% हो चुकी हो। गवर्नमेंट जानती है कि ऐसा लोग करेंगे, ऐसा लोग करेंगे, और जानबूझ के इसी 9 महीने के दौरान ही सारी इन्वेस्टमेंट भी इसी के अंदर और डाल दी जाएगी, और इन्वेस्टमेंट करके इसकी वैल्यू जाएगी, और इतने में ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। दिस इज अ सफिशिएंट पीरियड। तो अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर 1 जनवरी या जो भी डेट ऑफ सेल है, उस दिन जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, निकाली नहीं है लेकिन अगर निकालें, और जो हमने पिछली 31 मार्च को वैल्यू निकाली है, 31 मार्च को निकाली गई वैल्यू से अगर 1 जनवरी वाली वैल्यू 15% से भी ज्यादा बढ़ रही है, 15% से भी ज्यादा बढ़ रही है, तो 31 मार्च वाली वैल्यू छोड़ दो, फिर सीधे आ जाओ 1 जनवरी पे, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। यहां पर 31 मार्च को अगर कोई चीज 100 रुपए की थी और वो 1 जनवरी को 115 रुपए से भी ज्यादा की हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है इस 9 महीने के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं और वैल्यू तेजी से इन्फ्लेट कर रही है, वैल्यू 50 को क्रॉस कर सकती है। और अगर वैल्यू 50 को क्रॉस कर सकती है तो छोड़ो 31 मार्च, सीधे वही डेट पकड़ो जिस डेट को सेल हो रही है, और दिस इज द बेस्ट डेट, दिस इज द करेक्ट डेट, दिस इज द एक्चुअल डेट, दिस इज द रियल डेट। ठीक है? तो अब आप 1 जनवरी वाला ही ट्रांजैक्शन पकड़ लेंगे और इसी दिन पूरी एफएमवी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो स्पेसिफाइड डेट का सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। हाउएवर द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी द स्पेसिफाइड डेट ऑफ वैल्यूएशन। पहले डेट ऑफ ट्रांसफर क्या ले रहे थे? सॉरी, पहले स्पेसिफाइड डेट ले रहे थे अकाउंटिंग पीरियड वाला, जो क्लोजिंग का डेट था। अब डेट ऑफ ट्रांसफर को ही शैल स्पेसिफाइड डेट ऑफ वैल्यूएशन, इसी को स्पेसिफाइड डेट मान लेंगे इन केस वेयर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, इन केस वेयर द बुक वैल्यू, अंडरलाइन करें बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी और एंटिटी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सीड्स बाय 15% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द लास्ट बैलेंस शीट डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। सिंपली सेइंग कि अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है एफएमबी, तो ये स्पेसिफाइड डेट दो कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर इस बार निकालनी मुझे एफएमवी थी 50% चेक करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो 50% चेक करने के लिए पहले मुझे डेट तय करनी पड़ेगी, और डेट तय करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं 15% से ज्यादा तो नहीं है। ठीक? तो अगर ऐसे समझिए, अगर बुक वैल्यू ऑन लास्ट बैलेंस शीट डेट, बुक वैल्यू कौन सी? जो लास्ट बैलेंस शीट डेट को थी। मान लीजिए मैं लास्ट बैलेंस शीट में इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। बुक वैल्यू अगर ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर,
मान लीजिए ये है 115 या 120, ठीक है, और ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 15% ऑफ बुक वैल्यू, 15% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ लास्ट बैलेंस शीट डेट। और वो मान लीजिए 100 रुपए थी। यानी कि एक असेट जो लास्ट 31 मार्च को मान लीजिए पिछली बैलेंस शीट बनी थी, उस दिन वो 100 रुपए की थी, और जब मैंने जिस दिन ट्रांसफर किया 1 जनवरी को, उस दिन वो 115 से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो उस केस में अब मैं पिछली वाली बैलेंस शीट डेट या अकाउंटिंग पीरियड जहां पे क्लोज हो रहा था वो नहीं लूंगा। अब मैं कौन सी डेट ले लूंगा? अब मैं डेट लूंगा सीधे सीधे डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि 1 जनवरी। ऐसे केस में डेट ऑफ ट्रांसफर लिया जाएगा। स्पेसिफाइड डेट क्या हो जाएगी? डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन दूसरा केस, अगर ऐसा नहीं है तो बाकी एनी अदर केस जहां पर ये 15% से ज्यादा की इंक्रीमेंट नहीं हो रही, तो लास्ट डेट ले लेंगे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड इसका जो भी हो वो मुझे चेक करना पड़ेगा इनके कंपनीज एक्ट में क्या होता होगा, या ये लोग अपनी बुक्स कब क्लोज करते होंगे। मॉरिशस वाले जब भी अपनी बुक्स क्लोज कर रहे होंगे, वो इनका लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा। उस डेट को हम लोग वैल्यूएशन कर लेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन। इन्होंने कहा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग विद 31 मार्च। जो भी अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इसको ले लेंगे एज एन अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन हमेशा यह भी नहीं होगा। अगर कंपनी अपने बुक्स 31 मार्च को क्लोज ही नहीं कर रही है, किसी दूसरे दिन कर रही है, जैसे कि 31 दिसंबर, तो ऐसे केस में इन्होंने कहा हम 31 दिसंबर भी ले सकते हैं और वैल्यूएशन डेट 31 मार्च के बजाय 31 दिसंबर भी हो सकती है। अगर कब? हाउएवर वेयर अ कंपनी और एन एंटिटी रेफर टू एन एक्सप्लेनेशन नंबर 5, यानी कि फॉरेन कंपनी सीजीपी, अंडरलाइन करके लिखिए, कंपनी और एंटिटी रेफर टू एन एक्सप्लेनेशन नंबर 5, इसको अंडरलाइन करके लिखिए सीजीपी। कंपनी और एंटिटी रेफर टू एन एक्सप्लेनेशन नंबर 5 रेगुलरली, उसका रेगुलर जो एडॉप्टिंग पीरियड है, रेगुलरली adopts a period of 12 months ending on a day other than 31st March. तो for the purpose of complying with the provisions of the tax law of the territory of which it is a resident for tax purpose, मॉरिशस के टैक्स लॉ के हिसाब से चेक करेंगे। ठीक, मॉरिशस की टैक्सेशन का जो लॉ है वो कौन सा पीरियड बताता है, और रिपोर्टिंग टू द पर्सन होल्डिंग द शेयर और इंटरेस्ट, reporting to the person holding the share or interest in the period of 12 month ending with the other day shall be the accounting period of the company as the case may be the entity. या तो टैक्स लॉज के हिसाब से अगर कोई दूसरा दिन बन रहा है, कोई 31 मार्च के अलावा 31 दिसंबर बन रहा है तो ले लेंगे, या फिर टैक्स लॉज के हिसाब से नहीं। लेकिन जिसको ये रिपोर्ट करती है, ये रिपोर्ट किसको करती है? सीजीपी रिपोर्ट करती है एचटीआईएल को, इसकी होल्डिंग कंपनी एचटीआईएल को रिपोर्ट करती है, जो इसका इन्वेस्टर उसको रिपोर्ट करती है। तो फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग टू द पर्सन होल्डिंग द शेयर और इंटरेस्ट, तो जो इसके शेयर होल्ड कर रहा है उसको रिपोर्ट करने के पर्पज से ये लेट सपोज 31 दिसंबर फॉलो करती है, तो हम 31 दिसंबर भी
ये अकाउंटिंग पीरियड की डेट ले सकते हैं। क्लियर है? अब गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट की उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो होगा पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च। लेकिन अगर ये जो सेल का काम है ये किसी नई कंपनी में ही हो गया, जिस साल कंपनी बनी और उसी साल हमने जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट रूट किया और उसी साल हमने उठा के इसको बेच भी दिया, तो पीरियड ऑफ 12 मंथ तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज 12 मंथ तो तब पूरा होगा जब कंपनी एक साल बने हुए हो चुका हो और मैंने ये सारा काम कंपनी को एक साल बनने के अंदर ही कर दिया। तो देयर कैन बी वेरियस पॉसिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस स्पेसिफाइड डेट के रेफरेंस में मैं अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि मैं यहां पे कर देता हूं, पहली पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि कंपनी 1, 4, 15, 31, 3, 16 मान लीजिए 1, 5, 15 को इनकॉर्पोरेशन हुआ, ठीक है? तो अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का तो यहां पर क्लोज नहीं होगा, ये तो 11 मंथ रह गए, तो इसका मतलब ये 31 मार्च तो सही हुआ नहीं। और ऐसे केस में अगर सेल हो रही है, मान लीजिए मैं इसको 17 कर दे रहा हूं, 31, 3, 16 मतलब एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, और मैं कह रहा हूं कि सेल यहां पर अगर कहीं हो रही है, ये सेल हो रही है 1, 5, 16 को, तो पीरियड ऑफ 12 मंथ पीछे ये एंड नहीं हो रहा, तो ये डेट ली नहीं जा सकती। अब इस केस में गवर्नमेंट क्या कहेगी? इस केस में फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड को डिफाइन किया गया। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड किसे कहेंगे? सेकेंड वाले इसके पेज नंबर 7 पे जो ऊपर से सेकेंड पॉइंट दे रखा है इसे पढ़ेगा। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी और एज द केस में बी एंटिटी shall begin from the date of its registration। तो सीधे सीधे इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन से ये स्टार्ट होगा and end with the 31st March or such other day as the case may be following the date of such registration or incorporation। तो पहले केस में हम क्या ले लेंगे? 12 महीने के बजाय डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन से क्लोजिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसके बाद में लेटर अकाउंटिंग पीरियड को डिफाइन किया गया है। लेटर अकाउंटिंग पीरियड क्या है? इसके बाद का पहला अकाउंटिंग पीरियड, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद में जो भी 12 महीने का पीरियड आएगा वो सब लेटर अकाउंटिंग पीरियड है। यानी कि पहला अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद में जो सक्सेसिव पीरियड ऑफ 12 मंथ होगा वो आपका लेटर अकाउंटिंग पीरियड होगा। लेटर अकाउंटिंग पीरियड शैल बी द सक्सेसिव पीरियड ऑफ 12 मंथ। और ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? मान लीजिए कंपनी बनी, ठीक, और बनने के, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है, लेट सपोज 15-16 में 31-3-16, इसके बीतने से पहले पहले कंपनी ने यहां पर सेल करी और सेल करने के बाद में कंपनी क्लोज हो गई। अब कंपनी 31 मार्च के अगर पहले पहले क्लोज हो गई तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग जो पीरियड है 12 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च वो आ ही नहीं पाएगा। पहले वाले केस में 12 मंथ क्यों नहीं आ पाया था? बिकॉज वो स्टार्ट लेट में हुआ था। दूसरे वाले केस में 12 मंथ क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ये स्टार्ट तो अप्रैल से ही हुआ लेकिन एंड मार्च से पहले हो गया। तो अब इस केस में भी अकाउंटिंग पीरियड एग्जैक्टली 12 मंथ का 31 मार्च को क्लोज नहीं हो पाएगा। अब अकाउंटिंग पीरियड किसे कहेंगे? इस केस में जहां पर कंपनी क्लोज हो रही है उसी पीरियड को ही हम अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग अकाउंटिंग पीरियड मान लेंगे। तो लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा,
accounting period of an entity which ceases to exist. If the company or entity ceases to exist before the end of accounting period as aforesaid, then the accounting period shall end immediately before the company or as the case may be entity ceases to exist. ठीक है, ये तो बात हुई एक्सप्लेनेशन नंबर 6 की. एक्सप्लेनेशन नंबर 6 के हिसाब से अब जरा इसको एक बार समराइज कर लेते हैं प्रोविजंस को. एक्सप्लेनेशन नंबर 6 क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन नंबर 6 से पहले जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें कहा गया था कि जो शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी या एंटिटी हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इंडियन एसेट से सब्सटेंशियली निकल रही है, अगर इसकी वैल्यू जो डिराइव हो रही है वो बिकॉज ऑफ इंडियन एसेट है, सब्सटेंशियल वैल्यू, तो उस केस में इसको डीम्ड इंडियन एसेट मान के इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. तो इसके स्कोप को एक्सप्लेनेशन नंबर 6 क्लैरिफाई करिए. कैसे? दो बातें बता के. पहली बात कि जो इंडियन एसेट का अमाउंट है, जो उसकी वैल्यू है, वो एफएमवी 10 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए. दूसरी बात, जो भी इंडियन एसेट है ये टोटल एफएमवी का मिनिमम 50% होना चाहिए. लेकिन ये एफएमवी किस दिन निकाली जाएगी? चाहे 10 करोड़ की, चाहे 50% कैलकुलेट करने के लिए ये स्पेसिफाइड डेट को निकाली जाएगी. स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड डेट का मतलब हम लोग देखते हैं, अगर जो अकाउंटिंग पीरियड जहां पर इस कंपनी का क्लोज हो रहा है, जहां पर अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, और अकाउंटिंग पीरियड का मतलब पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च, ठीक, तो वो अकाउंटिंग पीरियड का जो एंडिंग डेट होगा वो ले लेंगे. लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हमें यह पता चला कि जो अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग वाली डेट है, से फॉर एग्जांपल 31 मार्च, अगर इस दिन की जो बुक वैल्यू है और जो डेट ऑफ ट्रांसफर की बुक वैल्यू है, इसमें 15% से भी ज्यादा का अंतर आ रहा है, क्योंकि जो चीज एंडिंग ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च वो 100 रुपए की थी, लेकिन 1 जनवरी जो डेट ऑफ ट्रांसफर थी उस दिन जाके वो अगर 115 से भी ज्यादा की हो चुकी है, इसका मतलब तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है एफएमबी में, ये 50% को क्रॉस कर सकती है. तो अब हम डेट जो स्पेसिफाइड होगी उसको अकाउंटिंग पीरियड का एंड डेट लेने के बजाय सीधे सीधे डेट ऑफ ट्रांसफर ले लेंगे और एक्चुअल डेट, रियल डेट को ही ट्रांजैक्शन चेक कर लेंगे. अगर ऐसा नहीं होता, 15% से ज्यादा की इंक्रीमेंट नहीं होती, तो एज यूजुअल जो भी हमारा लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होगा वो ले लेंगे. अकाउंटिंग पीरियड का मतलब आपने पहले पढ़ लिया, 12 मंथ का पीरियड जो 31 मार्च को एंड हो रहा होगा. लेकिन अगर कंपनी अपने कंट्री में टैक्स लॉस की रिपोर्ट, टैक्स लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरा दिन फॉलो करती, कोई दूसरी डेट फॉलो करती है, या फिर अपनी होल्डिंग को रिपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा पीरियड फॉलो करती है, तो उस केस में भी हम फिर वो अदर डे ले सकते हैं और अदर डे को लास्ट डे मान के उस दिन की एफएमवी कैलकुलेट कर ली जाएगी. दूसरी बात, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड और लेटर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब भी बता दिया गया. फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अगर कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है साल के बीच में, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन से 31 मार्च ले लेंगे. अगर कंपनी स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद में बीच में ही एंड हो जा रही है, लिक्विडेट हो जा रही है, क्लोज हो जा रही है, तो ऐसे केस में जो डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ कंपनी उसके एक दिन पहले तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड चलेगा. जो लेटर अकाउंटिंग पीरियड है, ये तो हर पीरियड जो 12 महीने का है फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बाद में, जो कि 31 मार्च को एंड हो रहा है, वो हमारा लेटर अकाउंटिंग पीरियड है. इतनी सी बात हमें अभी तक बताई गई. इसके बाद में एक्सप्लेनेशन नंबर 7 इसके स्कोप को और क्लैरिफाई करती है. एक्सप्लेनेशन नंबर 7 बताती है कि ऐसे कुछ केसेस हैं जिन केसेस को हम यहां से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं. हालांकि 6 ने काफी हद तक क्लैरिफाई कर दिया कि हम किन केसेस को पकड़ना चाहते हैं, छोटे मोटे केसेस के ऊपर हाथ नहीं डालना चाह रहे. लेकिन फिर भी कुछ केसेस जो और छोटे हैं, जिनको जो 6 में तो इस बात को क्लैरिफाई कर दिया, अब उन्होंने 7 में उन केसेस के बारे में बताया जिन केसेस को हम एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं, यानी कि जिन केसेस को गवर्नमेंट कवर नहीं करना चाहती. ऐसे कौन से केसेस हैं? ऐसे 2 केसेस उन्होंने 7 में पकड़ के बताए हैं कि इन केसेस को गवर्नमेंट कवर करने की इंटेंशन नहीं रखती है. ऐसे कौन से केसेस हैं आपने पढ़ना है. एक्सप्लेनेशन नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 के अंदर, पेज नंबर 7 पे, क्या बात है, पेज नंबर भी 7 है, पॉइंट नंबर भी 7 है और एक्सप्लेनेशन भी 7 है. टू सेक्शन 911
provides that no income shall be deemed to accrue or arise to non-resident from transfer outside India of any share or interest in a company or an entity registered or incorporated outside India in the following cases. ये दो फॉलोइंग केसेस आपको दे रखे हैं. अब फिर से आपको इस बात को अच्छे से समझने के लिए अंडरलाइन करके लिखना है. एक्सप्लेनेशन नंबर 7 टू सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट नो इनकम शैल बी डीम्ड. इसका मतलब हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे. अभी तक इस पूरे ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स किससे लिया जा रहा था? इनकम टैक्स लिया जा रहा था हांगकांग की HTIL से, क्योंकि उसने डीम्ड इंडियन एसेट को ट्रांसफर किया था वोडाफोन को. ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू. किसको अंडरलाइन करें? डीम्ड टू एक्रू टू अ नॉन रेजिडेंट. अंडरलाइन करें टू अ नॉन रेजिडेंट, और टू अ नॉन रेजिडेंट को अंडरलाइन करके लिखें HTIL. इसको इनकम नहीं अक्रू होगी, इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा. HTIL फ्रॉम द ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया. ट्रांसफर तो सारा आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है. ऑफ एनी शेयर और इंटरेस्ट. शेयर या इंटरेस्ट किसका था? इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. फिर से अंडरलाइन करें, इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब CGP. तो HTIL को इनकम टैक्स नहीं लगेगा ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर आउटसाइड इंडिया. किसके? CGP के. इन द फॉलोइंग केसेस. इसका मतलब इसे आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह भले ही डीम्ड इंडियन एसेट हो या ना हो. अभी तक बड़े सारे केसेस में इस डीम्ड इंडियन एसेट्स को कब डीम्ड इंडियन एसेट मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, इसके ऊपर कंफ्यूजन था. एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि कब मानेंगे. लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 7 उससे भी एक कदम और आगे बढ़ गई. यह कह रही है कि अब एक्सप्लेनेशन नंबर 6 के भी हिसाब से चाहे डीम्ड इंडियन एसेट हो या ना हो, हम दो केसेस को हमेशा छोड़ के चलेंगे. ठीक है, ये दो केसेस हमारे हिसाब से छोटे केसेस है और हम इनको टच नहीं करना चाहते. ये दो केसेस अगर डीम्ड इंडियन एसेट में नहीं आ रहे तो बाहर थे ही थे, और अगर आ भी रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 उनको बाहर कर दे रही है. इन एनी सिचुएशन इन दो केस में इनकम टैक्स HTIL को इंडिया में नहीं देना पड़ेगा. मैं इन फॉलोइंग केसेस को आपको बताऊं उससे पहले जरा एक छोटी सी बात समझिए. मैं केस 1 केस 2 पे आता हूं. अभी आप जरा ध्यान से समझिएगा. यहां पर क्या हो रहा था कि एक कंपनी है, वो दूसरे में पैसा लगा रही है, दूसरी इंडियन में पैसा लगा रही है, और इस तरीके से सिर्फ एक बीच में एक सिंगल शेल कंपनी, यानी कि जो लेयर है यहां पर एक सिंगल लेयर कंपनी में काम हो रहा है. ऐसा भी तो हो सकता है कि हांगकांग CGP में लगाए, CGP A लिमिटेड में लगाए, B लिमिटेड में लगाए, BC लिमिटेड में लगाए, CD लिमिटेड में लगाए, और D लिमिटेड हज में लगाए. तो ये तो सिंपल केस हो गया जहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इनटू द इंडियन कंपनी. बट देयर आर पॉसिबिलिटीज वेयर द CGP or the foreign company is indirectly investing in Indian company through the multiple layers created in between the foreign company and Indian company. अब हो सकता है ये मल्टीपल लेयर्स जो क्रिएट की जाए, एक हांगकांग में, एक सिंगापुर में, एक मलेशिया में, एक अमेरिका में, एक लंदन में, कहीं पे भी. बात समझ में आ रही है? तो ऐसा हो सकता है. अब यहां पर दो केसेस जो कवर हो रहे हैं उनको जरा ध्यान से समझना है. पहला केस जहां पर CGP इज डायरेक्टली इन्वेस्टिंग. दिस इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दिस इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पर विदाउट एनी इंटरमीडियरी, विदाउट एनी सब्सिडरी कंपनी आप इंडिया में इंडियन एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. लेकिन देयर कुड बी some other cases where the multiple intermediary company could be there in the form of a subsidiary company. तो वहां पर क्या होगा? वहां पर बीच वाली जो कंपनी होंगी वो एक तरीके से इनके थ्रू इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा होगा. तो अब आप इन केसेस को समझिएगा. अब आप इन केसेस को और बेहतर समझेंगे. तो केस 1 जहां पर फॉरेन कंपनी और एंटिटी डायरेक्टली ऑन द एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. अब जरा ध्यान से सोचिए. फॉरेन कंपनी का मतलब यहां पर क्या है? CGP. लिख लो
क्योंकि जगह जगह नाम बदल रहे हैं तो आप बाद में कंफ्यूज होगे। फॉरेन कंपनी का मतलब है यहां पर सीजीपी, जहां पर सीजीपी और एंटिटी डायरेक्टली ओन द एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, और इस केस में वोडाफोन वाले केस में यही था। ऐसे केस में एंड द ट्रांसफरर, अच्छा बताइए ट्रांसफरर कौन है यहां पे? ट्रांसफरर है यहां पे HTIL, जो इस डीम्ड इंडियन एसेट को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफरर को अंडरलाइन करके लिखिए HTIL, क्योंकि इसी को तो इनकम लगने वाली थी जो अब नहीं लगेगी, इसी को तो इनकम टैक्स लगने वाला था, कैपिटल गेन टैक्स, जो अब नहीं लगेगा। एंड द ट्रांसफरर यानी कि HTIL whether individually or along with its associated company, along with its associate company at any time in the 12 month preceding the date of transfer. डेट ऑफ ट्रांसफर मैंने इस एग्जांपल में ली थी 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 के प्रीसीडिंग 12 मंथ में हम देखेंगे 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 के बीच में जो 12 महीने का समय है, इस 12 महीने में at any time in the 12 month preceding the date of transfer does not hold, HTIL होल्ड नहीं करेगी क्या? राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू द फॉरेन कंपनी और एंटिटी, यानी कि HTIL का CGP में कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इस केस में था या नहीं था? इस केस में था। अरे यही तो हो रहा था कि जब HTIL का पूरा कंट्रोल CGP में था, तभी तो इस कंट्रोल को उठा के वोडाफोन को दे दिया गया था। जब इस कंपनी का CGP में कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, कोई राइट ही नहीं होगा, तो कैसे बेचेगी? ठीक है, गवर्नमेंट जो रोकना चाह रही है वो उसका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर कट है कि जब उसके पास में राइट होगा, जब उसके पास में कंट्रोलिंग पावर होगी, तभी वो ट्रांसफर कर पाएगी, जो कि इस केस में सीधे सीधे बार्ड कर दी गई। और क्या कहा गया कि ट्रांसफरर HTIL और इसके एसोसिएटेड को भी मिला लो। ये नहीं कि अपने पास में 5% रखे या 2% रखे और बाकी अपनी बाकी कंपनियों को 10-10% बांट दे। ठीक है, और एसोसिएटेड कंपनी के साथ में इसके पास में पूरा कंट्रोल आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। एसोसिएटेड के साथ में भी होल्ड नहीं कर सकता। तो ट्रांसफरर इसके एसोसिएटेड के साथ में मिला के एट एनी टाइम पिछले 12 महीने में होल्ड नहीं करेगा क्या? राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब CGP, जो अभी मैंने लिखवाया था आपको। और एक तो राइट इसमें होल्ड नहीं करेगा, राइट किस तरीके का? मैनेजमेंट या कंट्रोल का राइट। दूसरा, इसमें शेयर तो होल्ड कर ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, शेयर तो होल्ड कर ही रहा है, वही शेयर तो उठा के बेच रहा है। शेयर कितने होल्ड कर रहा है? वोटिंग पावर ऑफ द और द शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और द टोटल शेयर कैपिटल और टोटल इंटरेस्ट एज द केस में बी ऑफ द फॉरेन कंपनी। यानी कि HTIL CGP मॉरिशस में मैक्सिमम 5% की होल्डिंग कर सकता है और 5% से कोई राइट नहीं आता। एटलीस्ट जो मैनेजमेंट का राइट है वो तो 5% से नहीं आएगा, और जब मैनेजमेंट का राइट ही नहीं होगा तो ये वोडाफोन को देगी क्या? ठीक है, तो HTIL का किसी भी हिसाब से CGP मॉरिशस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, राइट ऑफ मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। उस केस में मैक्सिमम HTIL CGP में मैक्सिमम 5% होल्ड कर सकती है। जहां पे CGP डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही थी वहां पे। ठीक है, और दूसरा केस ये हो सकता है CGP जहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना कर रही हो, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हो इंडिया में, वहां पर क्या होगा? वहां पर नेक्स्ट केस है आपका, वहां पर फॉरेन कंपनी और द एंटिटी, जहां पर फॉरेन कंपनी यानी कि CGP और द एंटिटी इनडायरेक्टली ओन द एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, वहां पर कंडीशन 2 के बजाय 3 हो गई। अब ट्रांसफरर यानी कि HTIL whether individually or along with its associated enterprise at any time in the 12 month preceding the date of transfer does not hold। अब does not hold, ध्यान से पढ़िए, राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू द फॉरेन कंपनी और एंटिटी। अभी भी HTIL CGP में कोई भी राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल होल्ड नहीं करेगी। ठीक, अब सिर्फ CGP नहीं है, CGP के नीचे भी A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, D लिमिटेड है। ठीक, फिर आगे लिखा उन्होंने कि ट्रांसफरर along with its associated enterprise पिछले 12 महीनों में होल्ड नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, एनी राइट, कहां?
in relation to the foreign company, any right in relation to the foreign company or entity which would entitle him to the right of management or control in a company or entity that directly own the asset situated in India. मतलब सीजीपी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं रखेगी, लेकिन दूसरा तरीका उन्होंने ऊपर ही क्या रोक दिया था? दूसरा तरीका था अपने पास में मेजॉरिटी ना रखे, सबके एसोसिएटेड को बांट दे। ऐसा करेगी तो भी पकड़ी जाएगी। तीसरा तरीका इसने क्या ढूंढा? इसने कहा हम एसोसिएटेड को भी नहीं देते, हम एसोसिएटेड को भी नहीं देते, लेकिन इस सीजीपी को कंट्रोल करने के लिए, सीजीपी को ध्यान से समझिएगा, सीजीपी को इस टाइम पे कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, बिकॉज सीजीपी इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसलिए यहां पर उस कंपनी को कंट्रोल करना जरूरी है, द कंपनी विच इज डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया, यानी कि लास्ट कंपनी। इस चेन में लास्ट कंपनी कौन थी? डी लिमिटेड, ए लिमिटेड। सीजीपी ने ए में लगाया, ए ने बी में लगाया, बी ने सी में लगाया, सी ने डी में लगाया। तो अल्टीमेटली एचटीआईएल किसके ऊपर कंट्रोल चाहेगी? उस डी लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल चाहेगी। और कैसे? थोड़ा सीजीपी के ऊपर, थोड़ा ए लिमिटेड के ऊपर, थोड़ा बी लिमिटेड के ऊपर, थोड़ा सी लिमिटेड के ऊपर और अल्टीमेटली डी लिमिटेड के ऊपर। बात समझ में आई? तो यहां पर राइट ऑफ मैनेजमेंट सीजीपी में नहीं भी है तो भी डी लिमिटेड को तो कंट्रोल कर लिया। ठीक, तो वो कह रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एनी राइट इन रिलेशन टू द फॉरेन कंपनी और एंटिटी विच वुड एंटाइटल हिम टू द राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल, किस कंपनी में? इन द कंपनी और एंटिटी दैट डायरेक्टली ओन द एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक, अच्छा, तीसरा भाई 5% वाला जो ऊपर था, कि सच परसेंटेज ऑफ द वोटिंग पावर और द शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी, आप होल्ड नहीं करेंगे such percentage of the voting power or the share capital or interest in a foreign company or entity which results in the holding of either individually or along with the associated enterprise a voting power or the share capital or interest exceeding 5% of the total voting power of or the total share capital or the total interest, as the case may be, of the company or entity that directly own the asset situated in India. इसको आप एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहां पर कई कंपनियां हैं, ए है, बी है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो अगर यहां पर मल्टीपल कंपनियां क्रिएट की गई हैं तो ऐसे केस में अल्टीमेटली डी जिसने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, हम रोक ये रहे हैं कि मैक्सिमम 5 होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने कहा जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो सीजीपी का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीजीपी ने जहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा था वहां पर हमने इसको रोक दिया कि 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब डायरेक्ट है नहीं, अब है इनडायरेक्ट। अब कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा हम परसेंटेज नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे। आप ए में चाहो 25% लगा दो, आप बी में चाहो 2% लगा दो, आप सी में चाहो 15% लगा दो, लेकिन जितना भी ए, बी, सी और सीजीपी में लगा रहे हो, डी में जब वो पहुंचेगा तो वो 5% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। मतलब जो डी की टोटल एसेट है उनको 5% से ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि डी इंडियन कंपनी में पैसा लगा रहा है। तो वो कंपनी जो इंडियन कंपनी में पैसा लगा रही है, उस कंपनी में सब क्यूमुलेट करके भी 5% से ज्यादा का परसेंटेज नहीं होना चाहिए। अलग अलग कंपनी में मल्टीपल परसेंटेज आपका जो भी हो, उससे लेना देना नहीं है। ठीक, अल्टीमेट परसेंटेज उस कंपनी में देखा जा रहा है जो अगले इंडियन कंपनी में पैसा लगाने जा रही है। ठीक है, तो उसमें जो उसकी टोटल एसेट्स आ रही होंगी, टोटल शेयर कैपिटल आ रही होगी, उसका 5% से ज्यादा आपके पास में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस वजह से क्या लिखा है? सच परसेंटेज। तो परसेंटेज अनडिफाइंड है, यहां पे परसेंटेज लास्ट में डिफाइंड है। अलग अलग कंपनियों में कितना परसेंट रहेगा वो आप तय करो, लेकिन टोटल में कितना रहेगा वो सरकार ने बता दिया, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो बात आपने अभी अभी टेबल में पढ़ी, इसी बात को इन्होंने दूसरे शब्दों में नीचे दे रखा है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि 2 केसेस को बाहर करना
उन दो केसेस को जहां पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है, जहां पर 5% का कंट्रोल है, जहां पर कोई राइट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, जहां पर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ऐसे केसेस को उठा के सीधे सीधे बाहर कर देना। और ऐसे केसेस में जो भी ट्रांसफर ऑफ डीम्ड इंडियन एसेट हो भी रहा है, हम इनकम को छोड़ देंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टैक्सेस नहीं लेगी। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में आपको आगे बताया गया है, इन इफेक्ट द एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल टू द ट्रांसफरर ऑफ शेयर, यानी कि HTIL, टू द ट्रांसफरर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट इन अ फॉरेन एंटिटी इफ ही along with its associated enterprises neither hold the right of control and management। उसको एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब वो राइट ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं होल्ड कर रहा है, नॉर होल्ड द वोटिंग पावर ऑफ द शेयर कैपिटल, voting power of the share capital or the interest exceeding 5% of the total voting power of the total share capital in the foreign company or entity holding the Indian asset, direct holding के केस में। और in case the transfer is of shares or interest in a foreign company which does not hold the Indian asset directly, जहां पर multiple company है, then the exemption shall be available to the transferor if he along with its associated enterprise, सभी लोगों को मिला के neither hold the right of management or control in relation to such company or entity, डायरेक्ट कोई right of management control होना नहीं चाहिए, nor hold any right in such company which would entitle it to either exercise the control or management of the direct holding company or entity or entitle it to the voting power exceeding 5% on the direct holding company or entity। ठीक है, तो ये इशू क्लियर हो गया आपको। ये थी एक्सप्लेनेशन नंबर 7। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, उन टर्म्स को आगे डिफाइन किया गया है। इसमें सबसे पहले जो टर्म यूज हुई कि HTIL along with its associated enterprise। क्या मतलब है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, किसको किसको मिलाकर। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मीनिंग नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा डिफाइन किया गया है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मीनिंग कोई नया नहीं है, यह मीनिंग नॉर्मल मीनिंग है, इसको आप अलग से कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मीनिंग आपको दे रखा है, इन रिलेशन टू द अनदर एंटरप्राइज मींस एन एंटरप्राइज which participate directly or indirectly or through one or more intermediary in the management or the control or the capital of the other enterprise। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी इन द मैनेजमेंट और द कंट्रोल और द कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज, ये भी एसोसिएटेड है। दूसरा, वो एंटरप्राइज मीन्स एन एंटरप्राइज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर पर्सन who participate directly or indirectly or through one or more intermediary in its management or the control of the capital are the same person who participate directly, indirectly or through one or more intermediary in the management or the control or the capital of other enterprise। ठीक है, तो इफेक्टिवली एसोसिएटेड कौन है? अगर ए बी में पार्टिसिपेट कर रही है, इसके मैनेजमेंट में, इसके कंट्रोल में, चाहे डायरेक्ट कर रही है या फिर थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी कर रही है तो भी, और अगर ऐसा है कि ए और बी का मैनेजमेंट सी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इनका कॉमन मैनेजमेंट है, तो भी ए और बी ये एसोसिएटेड हो जाएंगे। यानी कि जहां पर इनका मैनेजमेंट कॉमन है वहां पर ए और बी एसोसिएटेड हो जाएंगे। ये मैनेजमेंट थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी भी हो सकता है, ठीक है, या डायरेक्ट भी हो सकता है। ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन जो है, अगर आपको ध्यान हो, ये ट्रांसफर प्राइसिंग की डेफिनेशन से उठाई गई है। ट्रांसफर प्राइसिंग जो सेक्शन 92A में कवर होता है, वहां से इन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग में एसोसिएटेड एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन दे रखी थी, एग्जैक्टली वहां से कॉपी कर रखी है इसको। तो ये कोई नई चीज नहीं है, और ये वहां पर भी थी, यहां पर भी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर अब एक चीज जो अभी रिमेनिंग रह गई है, वो पॉइंट नंबर 8 है, पेज नंबर 7 पे ही, इसे देखिएगा। फर्दर, वेयर ऑल द एसेट ओन्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली by company or as the case may be an entity registered or incorporated outside India are not located in India, to the income of non-resident transferor from the transfer of assets outside India of a share or interest in a foreign company or entity
deemed to accrue or arise in India under this clause shall be only such part of the income as is reasonably attributable to the assets located in India and determined in the prescribed manner. तो जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी ले रहा था कि पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इस कंपनी के शेयर को बेचा गया हो, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बिके, ठीक है। ये जो शेयर बिके, ये शेयर तो HTIL ने बेचे, ठीक। हमारे केस में एक्सप्लेनेशन नंबर 5, 6, 7 अगर तीनों को पढ़ लें तो तीनों में यह बात कही गई है कि अगर ये जो शेयर हैं इनकी वैल्यू सब्सटेंशियली इंडियन एसेट से निकल रही है तो इसके ट्रांसफर पे इंडिया में टैक्स लगेगा। लेकिन सब्सटेंशियली का मतलब आपने पढ़ लिया था कि मिनिमम 50% की होल्डिंग है, तो इसका मतलब ये सब्सटेंशियल है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 6,000 करोड़ की एफएमवी इंडियन एसेट की है और 4,000 करोड़ की अमेरिकन एसेट की है। अब जरा सोचो, आपने 10,000 करोड़ रुपए के शेयर के ऊपर कैपिटल गेन इंडिया में मांग लिया, जबकि इस डीम्ड इंडियन एसेट की सब्सटेंशियल वैल्यू 60% वैल्यू इंडियन एसेट की वजह से थी। लॉजिकल है, लेकिन आप टैक्स तो पूरे 10,000 करोड़ पे मांग रहे हो, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो सिर्फ 60% एसेट की है, ठीक है। कंडीशन पूरी हो रही है, 50 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 60% एसेट ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या लॉजिकली पूरे 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स आपका बनता है या सिर्फ 60% पे? 60% पे। पॉइंट नंबर 8 यही तो कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। फर्दर वेयर ऑल द एसेट ओन्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द कंपनी एज द केस में बी एन एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि सीजीपी जो एसेट ओन कर रही है 100% आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया। कुछ इंडियन है, कुछ फॉरेन है। तो द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर HTIL की जो इनकम है फ्रॉम द ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया ऑफ द शेयर और इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी और एंटिटी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया अंडर दिस क्लॉज, इस क्लॉज में कितनी आएगी? शैल बी ओनली ऑफ सच पार्ट, सिर्फ उतना हिस्सा आएगी of the income as is reasonably attributable to the assets located in India। तो जितने परसेंट एफएमवी होगी उतने परसेंट ही यहां पर इनकम आ जाएगी, और ये डिटरमाइन की जाएगी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। उसके लिए रूल्स सीबीडीटी बनाएगी, जो रूल्स बनाएगी उसके हिसाब से इनकम की कंपटीशन हो जाएगी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन थी वो तो खत्म हो गई, एक्सप्लेनेशन नंबर 6, 7 में इतना ही था। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रेज हो सकता है और हो सकता है हो चुका हो कि सर ये बताइए, यहां सीजीपी के शेयर एक विदेशी दूसरे विदेशी को बेच रहा है, इनका आपस में ट्रांजैक्शन चल रहा है, किसका? विदेशी एसेट का। जब एक विदेशी दूसरे विदेशी को इंडियन एसेट बेचता है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो एसेट इंडियन है, ट्रांसफर होने के लिए तो इंडिया में आएगा ना, तो पता चल जाएगा। ट्रांसफर होने के लिए हमारे ही स्टॉक एक्सचेंज से वो ट्रांसफर हो रहे होंगे शेयर, और अगर मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज से नहीं भी हो रहे होंगे तो कंपनी के पास में तो आएंगे, और कंपनी के ऊपर कंट्रोल है किसका? इंडियन आरओसी का, वहां से पता चल जाएगा। लेकिन सर ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है कि एक विदेशी दूसरे विदेशी को विदेशी एसेट ट्रांसफर कर रहा है। ये है तो एक्चुअली विदेशी ना, है तो डीम्ड इंडियन है, माना इंडियन गया है, लेकिन है तो मॉरिशस के शेयर। तो क्या इंडियन आरओसी को कभी पता चल पाएगा कि मॉरिशस कंपनी के शेयर कैसे बिके? कभी नहीं। और न इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को यह बात पता चल पाएगी कि एक विदेशी दूसरे विदेशी को विदेश में बैठे बैठे कौन सी विदेशी एसेट ट्रांसफर कर रहा है, जिसको कि हमने डीम्ड इंडियन मान लिया है। बात समझ में आ रही है? सर ये बड़ी अजीब सी बात है। इस केस में, वोडाफोन के केस में तो इस वजह से पकड़ा गया कि मीडिया में काफी हाइप हो गया था। हज कंपनी जिस टाइम पे बिकी थी वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी टेलीकॉम सेक्टर में, सरकारी सेक्टर को छोड़ के, बिकॉज सरकारी सेक्टर में तो बीएसएनएल चल रही थी और
जो टेलीकॉम सेक्टर, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, इनमें एयरटेल नंबर 1 पे थी और नंबर 2 पे हच चल रही थी। तो जब ये इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में बिकी तो काफी मीडिया में हाइप हुआ कि हच बिक रही है, वोडाफोन आ रहा है, और मीडिया में हाइप होने की वजह से जब न्यूज़पेपर में न्यूज आई तो इन सारी चीजों को देखते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने एक्शन लिया। लेकिन हर छोटे मोटे केसेस में मीडिया हाइप नहीं हो सकता और ना ही इनकम टैक्स ऑफिसर मीडिया हाइप के बेसिस पे नोटिस भेज सकते हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर को यह बात पता चलेगी कि ये कंप्लायंसेस एक्सप्लेनेशन नंबर 6-7 की हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या फिर जो इंडियन इनकम है उस इंडियन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात बिल्कुल सही है। और फाइनेंस एक्ट 2012 से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट तो कर दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि हमारे ऑफिसर को ये बात कभी पता ही नहीं चल सकती। देयरफॉर गवर्नमेंट ने रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रखी है। एक रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी, किसको? इंडियन कंपनी को, क्योंकि विदेशी कंपनी को तो बोल नहीं सकते, न मॉरिशस को बोल सकते हैं, मॉरिशस कंपनी को बोल सकते हैं कि आप हमारे यहां पर आके रिटर्न फर्निश करिए। वो क्यों करे? वो आपके लॉ से तो गवर्न नहीं कर रही। तो इंडियन कंपनी को ही ये एक रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी पीरियोडिकली अपने मैनेजमेंट में होने वाले चेंजेस के लिए, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग जहां है वो बताएगी। तो ये बात पेज नंबर 8 के ऊपर आपको लिखी हुई दी गई है। और पॉइंट नंबर 10 में फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट बाय इंडियन कंसर्न, क्योंकि हम इंडियन कंसर्न को ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो देयर शैल बी अ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ऑन द इंडियन कंसर्न थ्रू और इन विच इंडियन एसेट्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी और द एंटिटी। तो ये बताएगी कि इसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसके शेयर कहां जा रहे हैं, उसके शेयर बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग अंडर सेक्शन 911 एन इंडियन एसेट हैज टू फर्निश, एन इंडियन कंसर्न हैज टू फर्निश विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, एक लिमिटेड टाइम के अंदर, टू द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी द इंफॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट होंगे, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में फाइल होंगे, प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में जाएंगे और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए जाएंगे। और इंफॉर्मेशन क्या जाएगी? एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एन एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डिराइव directly or indirectly its value substantially from the assets located in India as per explanation 5। इसका मतलब इस इंडियन कंपनी को हम हज को क्या बोलेंगे? हज को बोलेंगे कि आप बताओ कि आपके शेयर किसके किसके पास हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके शेयर आपका इन्वेस्टर कहां कहां बैठा हुआ है, और आपका इन्वेस्टर जहां बैठा हुआ है क्या उस कंपनी या उस कंपनी के जो शेयर्स हैं क्या उनकी वैल्यू सब्सटेंशियली इस इंडियन एसेट से डिराइव हो रही है? अगर हां तो उसकी जानकारी दो। और अब पता चल जाएगा कि इसके जो ओनर हैं वो कब चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसने एक रिपोर्टिंग पीरियड में जानकारी दी कि मेरा जो ओनर है वो ये है और इसके एसेट्स की जो वैल्यू है वो सब्सटेंशियली मेरे एसेट की वैल्यू से निकल रही है, इसकी कंपनी के जो शेयर हैं वो मेरे एसेट्स की वैल्यू से बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से अगली बार में जैसे नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड आएगा तुरंत गवर्नमेंट को पता चल जाएगा पिछले रिपोर्टिंग पीरियड में ये इंफॉर्मेशन थी, अगले में ये है, ये पकड़ा जाएगा। अदरवाइज ये कभी जान ही नहीं सकते कि एक विदेशी दूसरे विदेशी को विदेश में बैठे बैठे कौन सी विदेशी एसेट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई। एंड सच कंपनी और एंटिटी होल्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली सच एसेट इन इंडिया थ्रू और इन इंडियन कंसर्न। और यह भी जानकारी देनी पड़ेगी कि ये जो विदेशी कंपनी है ये किस किस इंडियन कंसर्न में कहां कहां पे एसेट होल्ड किए हुए बैठी हुई है, इसकी पूरी जानकारी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जानकारी देनी तो पड़ेगी, लेकिन जिसने चोरी ही करना है वो जानकारी नहीं देता, अब क्या कर लेंगे आप? तो देयर मस्ट बी ए पेनल्टी। पेनल्टी कितनी? मिनिमम 5 लाख रुपए, मिनिमम 5 लाख रुपए, हालांकि इससे भी कुछ नहीं होगा,
क्योंकि यहां पर तो हजारों करोड़ की बातचीत हो रही है, 5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने पेनल्टी का अमाउंट रखा है मिनिमम 5 लाख रुपए, लेकिन उन केसेस में जहां पर गड़बड़ी हो रही है उन केसेस में 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ तो 2% कितना हो गया आपका? 1% 100 करोड़ और 2% 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग जाएगी इस केस में। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन में 2% लगेगी। तो देखिएगा, ये जो रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग रखी गई है वो तो सेक्शन 285A में रखी गई है, लेकिन पेनल्टी ये 271G में रखी गई है। तो इन केस ऑफ एनी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन कंसर्न टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 285A, देन द पेनल्टी वुड बी लेवेबल अंडर सेक्शन 271GA as follow: a sum equal to 2% of the value of transaction in respect of which such failure has taken place. 2% कब लगाएंगे? उन ट्रांजैक्शन में in respect of which such failure has taken place in case where such transaction had the effect of directly indirectly transferring the right of management or control in relation to the Indian concern. Ultimately गवर्नमेंट यही तो पकड़ना चाहती थी ना कि वोडाफोन को कौन खरीद रहा है, किसी सीजीपी के थ्रू वोडाफोन को कौन खरीद रहा है। तो जहां पर गड़बड़ी हो गई और आप बता ही नहीं पाए, राइट ऑफ मैनेजमेंट ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया और जो ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो गया, ऐसे केसेस में हम लगाएंगे 2%, जहां पर वाकई में एक्चुअल गड़बड़ी हुई है। ठीक है, और हमें नहीं पता चल पाया। बाकी केसेस ऐसे हैं जहां पर इतना परसेंटेज नहीं है, या फिर राइट ऑफ मैनेजमेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, या फिर कंट्रोलिंग राइट ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी असेट बिक रही है, 2% 4% असेट बिक रही है। ऐसे केसेस में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी इन अदर केसेस। लेकिन सारी पेनल्टीज के ऊपर एक सेक्शन है 273B जो कहता है कि अगर रीजनेबल कॉज प्रूव कर दिया जाए फॉर द फेलियर ऑफ सबमिशन, कि हम गलती से सबमिट नहीं कर पाए, या फिर एनी रीजनेबल कॉज अगर प्रूव कर दिया जाए, तो उस केस में सेक्शन 273B में पेनल्टी वेव कर दी जाती है। तो ये जो शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद में जब पेनल्टी ऑर्डर पास होता है तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलती है, जिस टाइम पे एसएससी चाहे तो इस बात को प्रूव कर सकता है दैट देयर वाज अ रीजनेबल कॉज फॉर सच फेलियर, और इफ ही हैज प्रूव्ड द रीजनेबल कॉज फॉर द फेलियर देन देयर वुड बी नो पेनल्टी। ठीक है, तो जो सेक्शन 911 के अंदर ये जो पहली अमेंडमेंट थी ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे आपने देखना है, अभी अभी आपने सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 की 2 एक्सप्लेनेशन करी, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 और 7, जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 5 के स्कोप को क्लैरिफाई करती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 जो कि सेक्शन 911 में है, ये पहले आप ये समझ लीजिए सेक्शन 911 किस रिस्पेक्ट में। 911 ये कहता है कि अगर कोई भी इनकम किसी नॉन रेजिडेंट को अक्रू होती है थ्रू द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है, तो उस केस में इंडिया में प्रोपोर्शनेट इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। या फिर इंडिया में किसी को भी कोई इनकम अक्रू होती है, कैसे? थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, या फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। यानी कि इंडिया में अगर कोई भी कैपिटल एसेट सिचुएटेड है जिसका की ट्रांसफर हो रहा है और इससे इनकम अक्रू हो रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। या फिर किसी बिजनेस कनेक्शन के थ्रू कोई इनकम अक्रू हो रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, 911 की एक्सप्लेनेशन 5 ये कहती थी क्या कि ये जो कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन 5 सिर्फ इस बात को क्लैरिफाई करती थी कि ये इंडिया में सिचुएटेड है, ये इंडिया में सिचुएटेड है, डीम्ड इंडिया में सिचुएटेड है, इट हैज बीन डीम्ड कि ये इंडिया में ही सिचुएटेड है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया थ्रू मेनी ऑफ द नॉन रेजिडेंट। क्या क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर ये एसेट
इंडियन एसेट है, ठीक है, इट हैज बीन डीम्ड कि दिस हैज बीन सिचुएटेड इन इंडिया, तभी तो इसके ट्रांसफर पे इंडिया में टैक्स लगेगा। अब इफ दिस इज एन इंडियन एसेट, तो इससे जो इनकम अराइज हो रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। इससे दो तरीके की इनकम अराइज हो सकती है। कौन सी? इससे एक तो इनकम अराइज हो सकती है थ्रू ट्रांसफर, मतलब मैं कह सकता हूं कैपिटल गेन की इनकम, और दूसरी इनकम कौन सी अराइज हो सकती है? रेवेन्यू इनकम। ये तो कैपिटल इनकम हो गई। रेवेन्यू इनकम इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, इन द नेचर ऑफ डिविडेंड। तो क्वेश्चन कई नॉन रेजिडेंट्स ने यह रेज किया कि सर आप मुझे पहले बता दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए कि अगर आज एक असेट जो इंडिया में है नहीं, आप उसको मान ले रहे हो कि इट हैज बीन सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है फ्रॉम द, इसकी सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव हो रही है फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। कल को आप ये बोलोगे कि इसके आने वाला जो डिविडेंड है, इस इक्विटी शेयर पे मिलने वाला जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो आप मुझे पहले ये क्लैरिफाई कर दो कि क्या ये डिविडेंड भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। एंड द इशू इज रेज्ड बिफोर सीबीडीटी, एंड सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया, और सर्कुलर इशू करके इस मुद्दे को क्लैरिफाई किया। हालांकि इसमें एज सच कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल समझ लीजिए। सीबीडीटी ने कहा कि सेक्शन 911 में एक्सप्लेनेशन 5 डाली गई है। 911 और 911 क्या कहता है? अभी जैसे मैंने बताया आपको, 911 कहता है इनकम या तो बिजनेस कनेक्शन से अराइज हुई है इंडिया में, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। नॉन रेजिडेंट को इनकम अराइज हुई है बिजनेस कनेक्शन से, या फिर नॉन रेजिडेंट को इनकम जो अराइज हो रही है कैसे? फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, इसी बात को एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्लैरिफाई करती है, ठीक है। लेकिन यह नहीं लिखा कि फ्रॉम द इनकम इज अराइजिंग फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो ट्रांसफर तो हो, ट्रांसफर वाली इनकम तो आ रही है, लेकिन और जो उसके ऊपर रखे इनकम जो अक्रू हो रही है, यानी कि रेवेन्यू इनकम इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, इसके बारे में 911 में कुछ नहीं लिखा। पहला लॉजिक तो यह हुआ कि दिस डिविडेंड इनकम शुड नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। दूसरा लॉजिक जरा समझिए, जब ये पैसा, इसके पास में डिविडेंड कहां से आया? ये डिविडेंड यहां से ही तो चला होगा। इंडियन कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटा होगा, और यही पैसा यहां पर है जो डिविडेंड के फॉर्म में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो दिस हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड while dispatching from Indian या while remittance from India, this has already been taxed। तो इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग भी चुका है। और दूसरा लॉजिक यह भी है कि 911 में सिर्फ ट्रांसफर से आने वाली इनकम, कैपिटल असेट के ट्रांसफर से आने वाली इनकम टैक्सेबल है, जिसके की स्कोप को क्लैरिफाई किया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 5। तो सीबीडीटी ने इस इशू को क्लैरिफाई करके कहा कि इससे आने वाला जो डिविडेंड है दैट वुडंट बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। ये जो सर्कुलर है, ये आपको पेज नंबर 12 के ऊपर दे रखा है। पेज नंबर 12 के ऊपर आ जाइएगा, जहां पे टेबल खत्म हो रही है वहां पे आपको क्लैरिफिकेशन दे रखी है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 911 टू डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स, उन शेयर्स के लिए विच डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। अब इस पूरे जो 4-5 पैराग्राफ दे रखे हैं, इसमें लास्ट पैराग्राफ पे देखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी अंडरलाइंग एसेट लोकेटेड इन इंडिया, क्योंकि 911 ट्रांसफर की बात करता है। तो इसमें ट्रांसफर की कहीं कोई बात आ नहीं रही डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से। तो दिस सर्कुलर देयरफॉर क्लैरिफाइज दैट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द फॉरेन कंपनी outside India
in respect of the shares which derive its value substantially from the assets situated in India would not be deemed to be the income accruing or arising in India by the virtue of provision of explanation number 5 of section 911. ठीक है?